हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सलोनी पांडे। आज के हमारे इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायमेंशंस ऑफ कल्चर, यानी कि आपके चैप्टर कल्चर एंड सोशलाइजेशन की जो फोर्थ थीम आपको दी गई है, यानी कि कल्चर के कितने डायमेंशंस होते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने कल्चर को डिफाइन किया था, इंट्रोडक्शन भी देख चुके हैं इस चैप्टर का, प्लस डाइवर्स सेटिंग्स में डिफरेंट कल्चर्स कैसे इवॉल्व अप होते हैं या कैसे एस्टैब्लिश होते हैं, ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर हम डायमेंशंस ऑफ कल्चर की बात करें तो कल्चर के 3 डायमेंशंस होते हैं, जो कि एक है कॉग्निटिव, एक है नॉर्मेटिव, एक है मटेरियल। अब नाम से तो आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही होगी, जैसा मैंने हमेशा कहती हूँ कि नाम देख के समझ में आ जाता है, पर हाँ ये चीज़ एक समझ में आ रही है कि कल्चर को 3 हाइट्स के अंदर हम समझ सकते हैं। इन 3 पार्ट्स के अंदर हम कल्चर को समझ सकते हैं, कल्चर के बारे में और सारी चीज़ें जान सकते हैं। तो अब इन तीनों को, कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव एंड मटेरियल कल्चर, इन तीनों को डिटेल में समझते हैं कि ये क्या होते हैं। उसको समझने से पहले इनके मीनिंग्स देखते हैं कि इनका मतलब होता क्या है। कॉग्निटिव की बात करें, सो दिस रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। यानी कि जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं, जैसे आप मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे देख रहे हैं, ठीक है, जो भी चीज़ हम सुन रहे हैं, जो भी चीज़ हम देख रहे हैं, उसको हम किस तरह से मीनिंग प्रोवाइड करते हैं, उस एक चीज़ को हम कैसे मीनिंग प्रोवाइड करते हैं। ये क्या है, कैसे हम लर्न करते हैं कि जो चीज़ हम देख रहे हैं, जो चीज़ हम सुन रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, कोई एक फ़ोन है, जब आप अपने घर में अपने काम में व्यस्त रहते हैं, लेकिन एकदम से आपको फ़ोन रिंग होने की आवाज़ सुनाई देती है, या फिर मैं कहूँ एक म्यूज़िक सुनाई देती है जो आपके फ़ोन की रिंगटोन है, ठीक है, तो आपको कैसे पता है कि आपका फ़ोन रिंग कर रहा है? क्योंकि आप जानते हैं कि ये मेरे फ़ोन की रिंगटोन है। वैसे ही आप कार्टून्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, चाहे पॉलिटिशियन का कार्टून हो, या फिर एक शॉर्ट में मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये एक पिक्चर है, ये पिक्चर देख के आपको क्या समझ में आ रहा है? अब आप इस पिक्चर को देख रहे हो ना, तो इस पिक्चर को देख के आपको क्या समझ में आ रहा है कि ये जो पर्सन है ये है मोगली, ठीक है। मोगली की स्टोरी अपन सबने सुनी हुई है, देखा भी है कार्टून, तो ये क्या है, ये मोगली है। ये आपको देख के समझ में आ रहा है कि ये मोगली है, ये जंगल में रहता है। अब आपको इसके बारे में पता है, इसीलिए आप इसको समझ पा रहे हो। तो यानी ये क्या है, एक प्रोसेस, कॉग्निटिव यानी कि एक प्रोसेस, जिस प्रोसेस में आप ये समझते हो, आप इस चीज़ को लर्न करते हो, इस चीज़ को सीखते हो कि जो मैं देख रहा हूँ या जो मैं सुन रहा हूँ उसका क्या मतलब है, ठीक है। इसमें फॉर एग्जाम्पल आइडेंटिफाइंग रिंग ऑफ सेल फोन ऑफ आवर्स, यानी जब हमारा फ़ोन बजता है, जैसे आप 10 लोग की भीड़ में होते हो, आप 10 लोग की भीड़ में होते हो और किसी का भी फ़ोन जब रिंग करता है तो आपको पता होता है ये फ़ोन मेरा रिंग करा है या नहीं करा है। क्यों? क्योंकि आप अपनी रिंगटोन को पहचानते हो, आप उसको सुन सकते हो। रिकॉग्नाइजिंग द कार्टून ऑफ अ पॉलिटिशियन, कभी किसी पॉलिटिशियन का कार्टून देखना आपने, न्यूज़पेपर्स में भी होता है, टीवी में भी हम देखते हैं, मोबाइल फोन्स में भी हम देखते हैं, तो उस कार्टून को देख के आपको समझ में आ जाता है कि ये जो है इस पर्सन को या इस पॉलिटिशियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वो आप देख के, चीज़ों को सुन के आप रिकॉग्नाइज कर पाते हो। तो ये जो एक प्रोसेस होता है लर्निंग का, ये जो एक प्रोसेस है लर्निंग का, इसे हम कॉग्निटिव कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? दिस रिफर्स टू हाउ वी लर्न टू प्रोसेस व्हाट वी हियर और सी सो एज टू गिव इट मीनिंग। यानी एक प्रोसेस जहाँ पर हम जो चीज़ देख रहे हैं, जो चीज़ सुन रहे हैं, उसका क्या मीनिंग है, उसको मीनिंग प्रोवाइड करने के लिए एक प्रोसेस होता है सीखने का। और इस लर्निंग के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कॉग्निटिव, ठीक है। तो अब मैं समझ रही हूँ सारे एस्पेक्ट मैंने बता दिए, तो कॉग्निटिव का मतलब बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका नॉर्मेटिव। दिस रिफर्स टू रूल्स ऑफ कंडक्ट। कुछ रूल्स होते हैं ना, कोई काम करने के कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम कायदे कानून होते हैं जो हमें हमेशा याद रखने चाहिए। तो नॉर्मेटिव का मतलब क्या है? रूल्स ऑफ कंडक्ट। आप कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसको लेके कुछ रूल्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, नॉट ओपनिंग अदर पीपल्स लेटर। किसी का लेटर होता है, किसी की कोई चिट्ठी होती है, किसी का कोई मैसेज होता है, तो हमें उसे खोल के नहीं देखना चाहिए। किसी और का मोबाइल फ़ोन हमें चेक नहीं करना चाहिए, किसी और का मोबाइल फ़ोन हमें नहीं देखना चाहिए। परफॉर्मिंग रिचुअल्स एट डेथ। आपको पता होगा किसी की डेथ हो जाती है तो उसमें अंत्येष्टि संस्कार जो भी होते हैं वो हम कुछ करते हैं, यानी कुछ रूल्स होते हैं। कोई कभी कोई
बेबी, न्यूबॉर्न बेबी होता है तो उसको लेके भी कुछ रूल्स होते हैं कि वो हुआ है तो हमें इसके लिए ये वाले धार्मिक अनुष्ठान जो है करने हैं, ये वाले रिचुअल्स जो हैं हमको परफॉर्म करने। यानी कि हर एक चीज़ का, कोई भी आप काम कर रहे हैं, कोई भी आप वर्क कर रहे हैं, कोई भी आप एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं। तो नॉर्मेटिव मतलब क्या हो गया, कुछ रूल्स की हम बात कर रहे हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस की हम बात कर रहे हैं। कॉग्निटिव में हम किस चीज़ की बात कर रहे थे? कॉग्निटिव में हम बात करें जो चीज़ हम देखते हैं, प्रोसेस ऑफ लर्निंग की हम बात करें, इन शॉर्ट प्रोसेस ऑफ लर्निंग की हम बात कर रहे हैं। नॉर्मेटिव में हम रूल्स ऑफ कंडक्ट की बात कर रहे हैं। वहीं मटेरियल जो डायमेंशन है आपका कल्चर का, मटेरियल का क्या मतलब होता है? दिस इंक्लूड्स एनी एक्टिविटी मेड पॉसिबल बाय मीन्स ऑफ मटेरियल्स। मटेरियल को हिंदी में क्या कहते हैं? कोई चीज़ हो, कोई वस्तु हो, ठीक है। तो यानी कि इसका मतलब क्या है, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, कोई भी एक्टिविटी आप परफॉर्म कर रहे हो, उसके लिए कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, कुछ वस्तुओं की, कुछ मटेरियल की ज़रूरत होती है। मटेरियल में अब आपके टूल्स, टेक्निक्स, मशीन्स भी हो सकते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप जब चैटिंग करते हो, मोबाइल पे जब आप चैटिंग कर रहे हो, उसके लिए क्या मटेरियल यूज़ कर रहे हो? आप इंटरनेट यूज़ कर रहे हो। इंटरनेट नहीं होगा तो आप चैटिंग नहीं कर पाओगे। फ़ोन में बैलेंस नहीं होगा तो भी आप चैटिंग नहीं कर पाओगे। वैसे ही आप मुझे सुन रहे हो, मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड कर रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हो। मीडियम क्या है हमारे बीच में, कैसे आप मेरी चीज़ को सुन पा रहे हो? क्या मटेरियल यूज़ हो रहा है? मोबाइल फ़ोन यहाँ पर यूज़ हो रहा है। यूजिंग राइस फ्लोर पेस्ट टू डिज़ाइन कोलम ऑन फ्लोर्स। आपको याद हो, अगर कभी देखा हो आपने, तो साउथ इंडिया में कल्चर होता है कोलम जिसे बनाया जाता है इस तरीके से फ्लोर्स पे। इसके लिए चावल का आटा यूज किया जाता है। तो ये चावल का आटा क्या है? ये राइस फ्लोर क्या है? ये यहाँ पे मटेरियल है। रंगोली बनाने के लिए, रंगोली नहीं होगी तो रंगोली नहीं बना पाओगे, तो वो जो कलर्स हैं वो क्या है? वो मटेरियल है। यानी कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिन मटेरियल्स की आपको ज़रूरत पड़ रही है वो क्या है? वो आपके मटेरियल कहलाते हैं, या वो मटेरियल डायमेंशन ऑफ कल्चर कहलाता है। तो यानी कि तीनों का क्या मतलब हो गया? तीनों का क्या मतलब हो गया? एक तरफ आपका कॉग्निटिव है, कॉग्निटिव मतलब ये एक प्रोसेस है ऑफ लर्निंग। दूसरी तरफ नॉर्मेटिव है, इसका क्या मतलब है? रूल्स। मटेरियल का क्या मतलब है? जहां पर कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए आपको कोई मटेरियल यूज हो रहा है, चाहे वो फिर कोई टूल्स हो या चाहे फिर वो मशीन्स हो, ठीक है। तो तीनों का ये मतलब होता है। सो इट मे हैव ऑकर्ड टू यू। अब इसको समझने से एक चीज तो आपके समझ में आ गई होगी, दैट आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ मटेरियल कल्चर स्पेसिफिकली आर्ट इज इनकम्प्लीट विदाउट नॉलेज एक्वायर्ड फ्रॉम द कॉग्निटिव एंड नॉर्मेटिव एरियाज। अब हम मटेरियल में क्या बात कर रहे हैं कि आपको कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कुछ टूल्स की, कुछ मशीन्स की, कुछ मटेरियल की ज़रूरत होगी। अब मटेरियल तो आप यूज़ कर लोगे। जैसे सपोज आप रंगोली बना रहे हो, ठीक है, आप रंगोली बना रहे हो। अगर आपको रंगोली बनाना आता ही नहीं है, ठीक है, आपके पास में कोई डिज़ाइन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है कि कैसे मुझे रंगोली बनाना है, तो क्या आप रंगोली बना पाओगे? नहीं बना पाओगे। अब जस्ट सपोज रंगोली बनाने को कह दिया है, लेकिन रूल्स आपको नहीं पता कि रंगोली कैसे बनाना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अच्छा, लड़कियों को ये चीज़ स्पेसिफिकली पता होगी, जो लोग रंगोली बनाती हैं, लड़के भी बनाते हैं, ये ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ लड़कियां ही बनाती हैं, लेकिन आपको अगर पता हो तो एक वो रंगोली बनती है ऐसे डॉट वाली, कुछ तो भी ऐसे डॉट वगैरह बना के फिर जो है रंगोली को बनाया जाता है, इन डॉट्स को जो है जोड़ के, ऐसा कुछ तो भी होता है, फिर वो डॉट्स मिलके एक पूरी रंगोली कंप्लीट हो जाती है। अब अगर आपको ये डॉट्स जोड़ने ही नहीं आते, आपको यही नहीं पता कि इस वाले डॉट को इधर जोड़ेंगे और फिर ऐसे करके ऐसे करेंगे तो ट्रायंगल बन जाएगा, और आप क्या करो, ऐसा कुछ तो भी इधर इधर कहीं तो भी जोड़ दो, तो यानी आपको तो रूल्स ही नहीं पता कि कैसे रंगोली बनने वाली है। तो यानी अगर कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव ये दोनों नॉलेज आपके पास में नहीं है तो मटेरियल नॉलेज का कोई मतलब नहीं होगा, ठीक है। अगर आपको जो है प्रोसेस ही नहीं पता है लर्निंग का, आपको चीज़ ही नहीं आती है और ना ही आपको रूल्स पता है, तो उस मटेरियल का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। आप जस्ट ऐसे कलर जो है बिखेर दोगे और वही आपकी रंगोली हो जाएगी। ये जस्ट एक रंगोली का एग्जाम्पल था। तो इस तरह से ये एक चीज़ तो आपको समझ में आई होगी दैट
it may have occurred to you that our understanding of material culture, especially art, is incomplete without knowledge acquired from cognitive and normative areas. It is true that our developing understanding of social process would draw upon all these areas. अब ये तो कल्चर के बारे में आपने समझ लिया कि इस प्रकार का कल्चर होता है कि एक तो चीज़ आपको लर्निंग प्रोसेस आपका आना चाहिए, आपको रूल्स पता होने चाहिए कंडक्ट के, थर्ड आपके पास में मटेरियल्स होने चाहिए एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए. अब सोसाइटी के अंदर सोसाइटी के प्रोसेसेस को समझने के लिए, सोसाइटी में जो प्रोसेसेस डेवलप हो रहे हैं उसको समझने के लिए इन तीनों एरियाज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, इन तीनों कल्चर्स की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है. तो अब हम इन कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव, मटेरियल कल्चर को एक एक करके समझने वाले हैं, डिटेल में सारी चीज़ों को समझने वाले हैं. आई होप यहाँ तक मीनिंग समझ में आ गया होगा. अब ये जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं इन्हें हम एक एक करके स्टडी करने वाले हैं. तो सबसे पहले आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर. अब कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स में हम क्या पढ़ेंगे? प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, अब यानी कल्चर से रिलेटेड क्या क्या कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स हैं वो हम पढ़ने वाले हैं. So the cognitive aspects of one's culture are harder to recognize than its material aspects and its normative aspects. अब जो एक कल्चर के कॉग्निटिव एस्पेक्ट्स होते हैं कि कल्चर को आप किस तरह से सीखोगे, कैसे देख के, कैसे चीज़ों को सुन के आप उसे समझने वाले हो, ये चीज़ों को लर्न करना या इस नॉलेज को एक्वायर करना बहुत हार्ड होता है दैन मटेरियल एंड नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स. क्यों? क्योंकि मटेरियल एस्पेक्ट्स तो वो होते हैं, यानी वो मटेरियल्स जिसे आप देख सकते हो, सुन सकते हो, जिसे आप जो है छू सकते हो. ठीक है, जो टेंजिबल हैं, विजिबल हैं, ऑडिबल हैं, ये क्या होते हैं? ये आपके मटेरियल एस्पेक्ट्स, आप इन्हें देख के समझ सकते हो. नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स यानी कि जो कि एक्सप्लिसिटली स्टेटेड है, यानी कि वो रूल्स जो आपको कोई भी वर्क करने से पहले ही समझा दिए जाते हैं कि ये वाला वर्क जो है इस तरह से होने वाला है. जैसे सपोज किसी की मैरिज हो रही है तो उस मैरिज में उन्हें 7 फेरे लेने, ये उसका रूल्स है, ये आपको मैरिज करने के पहले ही बता दिया जाएगा. लेकिन अगर आपको मैरिज के बारे में नहीं पता तो आप कैसे मैरिज करोगे? यानी कि जो प्रोसेस है लर्निंग का वो ज़्यादा डिफिकल्ट है. ये चीज़ कॉग्निटिव एस्पेक्ट में समझाने की कोशिश की जा रही है. कॉग्निशन मतलब क्या होता है? अंडरस्टैंडिंग. हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन कमिंग टू अस फ्रॉम आवर इन्वायरमेंट, यानी हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, हमारे आसपास जो भी वातावरण है, उस वातावरण से आप क्या चीज़ें सीख रहे हो, जो भी इंफॉर्मेशन आपको उस इन्वायरमेंट से मिल रही है, उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों का एक सेंस बनाना. ठीक है, चीज़ों से एक सेंस बिल्डअप करना, उसको अंडरस्टैंड करना, ये क्या होता है? ये कॉग्निशन होता है. सो इन लिटरेट सोसाइटीज़, अब जो सोसाइटीज़ लिटरेट होती हैं, जो पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ होती हैं, that are transcribed in books and documents and preserved in libraries, institutions or archives. तो जो लिटरेट सोसाइटीज़ के आइडियाज़ होते हैं, ठीक है, लिटरेट सोसाइटीज़ की जो भी थिंकिंग, बिलीव्स, आइडियाज़ होते हैं, वो सभी लाइब्रेरीज़ में, इंस्टीट्यूशंस में, आर्चीव्स में, बुक्स के अंदर एंड डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रिजर्व करके रखी होती है. ठीक है, जो लिटरेट सोसाइटीज़ होती हैं, पढ़ी लिखी सोसाइटी होती हैं, वहाँ के जो भी आइडियाज़ होते हैं, जो भी बिलीव्स होते हैं, उन सभी को लाइब्रेरीज, इंस्टीट्यूशंस वगैरह में आर्चीव करके या फिर जो है वहाँ पर अच्छे से ट्रांसक्राइब्ड करके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में रखा जाता है, ताकि उनके आइडियाज, उनकी जो बिलीव्स हैं वो हमेशा के लिए बने रहें, और किसी को उन्हें समझना है तो वो उसे रीड करके उन चीज़ों को समझ सकता है. ठीक है, वो लर्न कर सकता है. बट इन नॉन लिटरेट सोसाइटीज़, पर जो नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ होती हैं, जहाँ पर इतनी ज़्यादा साक्षरता नहीं होती है, लोअर इज कमिटेड टू मेमोरी एंड ट्रांसमिटेड ओरली. वहाँ पर जो विद्या होती है, वहाँ पर जो नॉलेज होता है, उसे आपकी मेमोरी में फिट किया जाता है, ओरली बोल के. ठीक है, बोल के वो चीज़ आपको समझाई जाती है, वो चीज़ आपको सिखाई जाती है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि कोई पॉलिटिशियन का जो है कार्टून की, जैसे हम बात कर रहे थे कि कॉग्निटिव में आप क्या चीज़ें देख सकते हो कि कोई फ़ोन बज रहा है, तो आप कैसे समझोगे कि वो फ़ोन रिंग होगा तो वो फ़ोन आपका है? आपको वो चीज़ सिखाई जाएगी बोल के कि देखो ये आपका फ़ोन है, इसकी ये वाली रिंगटोन है, जब ये वाली रिंगटोन प्ले होगी तब आपका फ़ोन बजेगा.
ठीक है। तो ये चीज आपको बोल के बता दी। और बाकी चीजें, कुछ चीजें लिटरेट सोसाइटीज में जो लिख के रखी हैं कि बाद में आने वाले समय में आप उसे रीड करोगे तो आप चीजों को समझ पाओगे। यानी लिटरेट सोसाइटीज में चीजों को ट्रांसक्राइब्ड करके बुक्स एंड डॉक्यूमेंट्स में, और नॉन लिटरेट सोसाइटीज में ओरली बोल के, मौखिक रूप से बोल के नॉलेज या विद्या आपको दी जाती है, यानी कि लर्निंग का प्रोसेस आपको सिखाया जाता है। There are specialist practitioners of oral tradition who are trained to remember and narrate during rituals और festive occasions। अब जब भी कोई रिचुअल्स होते हैं, कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, कोई जो है फेस्टिवल होता है, कोई ओकेशन होता है, तो यहाँ पर जो भी चीज़ें परफॉर्म होने वाली हैं, ठीक है, जो भी इसमें जो भी रूल्स होंगे, जो भी जिस तरह से इन अनुष्ठानों को किया जाएगा, जो भी एक्टिविटी इसके अंदर परफॉर्म की जाएगी, उसके लिए स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स होते हैं जो ओरली इन चीज़ों को करवाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, जब भी कोई घर में पूजा होती है आपके यहाँ पे, तो उसके लिए स्पेसिफिकली पंडित को बुलाया जाता है जो ये सारी पूजा आपके घर में करवाने वाला है। शादी होगी तो पंडित को बुलाया जाता है जो ये सारी क्रियाएं आपके घर में करवाने वाला है। किसी की डेथ भी हो जाती है, किसी की डेथ भी हो जाती है, तो आप उसके लिए स्पेसिफिकली, अगर आप हिंदू रिलीजन में हैं तो आप पंडित को बुलवाएंगे, आप मुस्लिम रिलीजन में हैं तो आपके यहाँ पे जो भी होंगे आप उन्हें बुलवाते हैं, जो स्पेशलिस्ट होते हैं, और वो फिर वो रिचुअल्स आपसे परफॉर्म करवाते हैं। वो क्या करते हैं, वो ओरली चीजों को बोलते हैं, आप उसको फिर समझते हो, फिर आप वो काम करते हो, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट एक एग्जाम्पल लेते छोटा सा, ठीक है। अब जैसे कोई पूजा चल रही है तो पंडित जी ने आपसे कहा है, जो भी आप, जैसे सपोज आप पूजा में बैठे, तो वो आपको बताएंगे कि आप फूल को हाथ में लीजिए और फिर उसे भगवान के सामने रख दीजिए। तो ये चीज़ आपने सुन ली ना, अब आपको समझ में आ गई सुन के कि फूल को हाथ में लेना है और फिर इस तरह से मुझे भगवान के सामने रखना है, जस्ट सपोज, ठीक है। ये एक छोटा सा एग्जाम्पल। तो क्या किया, ये स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर ने आपको बोल के बताया कि आपको ये वाला काम करना है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को सीखें, इस तरह से आपने उस कल्चर को परफॉर्म किया, यानी आपने अपनी कल्चर को सीखा है। वॉल्टर ऑंग in his influential book Orality and Literacy cites a study of 1971 that states 78 of 3000 approximately existing languages possesses as literature। यानी कि वॉल्टर ऑंग ने अपनी बुक ऑरेलिटी एंड लिटरेसी में 1971 में ये चीज़ बताई थी कि अप्रॉक्सीमेटली 3000 लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं। उन 3000 लैंग्वेजेस में से 78 लैंग्वेजेस के पास में लिटरेचर है, यानी कि उनके पास में उनकी अपनी भाषा शैली है जिसे वो लिख सकते हैं, और उसे लिख के उनने बुक्स या डॉक्यूमेंट्स में ट्रांसक्राइब्ड करके रखा हुआ है। ही सजेस्ट दैट मटेरियल दैट इज नॉट रिटन हैज सर्टेन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उन्होंने ये चीज़ बताई, अब जो चीज़ें लिखी नहीं हैं, ठीक है, जहाँ पर जो इलिटरेट सोसाइटीज़ हैं, जहाँ पर चीज़ें लिखी नहीं है, जहाँ पर चीज़ें मटेरियल नहीं है, ठीक है, जहाँ पर चीज़ें मटेरियल नहीं है, यानी कि जो मटेरियल जो लिखा हुआ नहीं है उसके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। अब हम क्या बात कर रहे हैं कि आप चीज़ों को कैसे सीखोगे, तो कहीं तो अगर चीज़ें लिखी हैं तो अगर आपको पढ़ना आता है तो आप उसको पढ़ के सीख सकते हो। कहीं पे चीज़ें नहीं लिखी हैं, तो जहाँ पर चीज़ें नहीं लिखी होती हैं उसके लिए कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे इन ओरल ट्रेडिशन देयर इज अ लॉट ऑफ रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स विच इज़ ईजी टू रिमेंबर। अब जैसे मैं कोई चीज़ आपको बोल के समझा रही हूँ, ठीक है, मैं आपको कोई चीज़ ओरली एक्सप्लेन कर रही हूँ, ओरली समझा रही हूँ, तो उसको समझाने के लिए मैं कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करूंगी। मैं उस चीज़ को समझाने के लिए कुछ वर्ड्स को बार बार रिपीट करूंगी। जैसे मैं आपको वॉल्टर ऑंग के बारे में बता रही हूँ, तो मैं वॉल्टर ऑंग को बार बार रिपीट करूंगी ताकि आपको वो वर्ड याद हो जाए कि वॉल्टर ऑंग कौन है। वॉल्टर ऑंग जो है एक राइटर हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है ऑरेलिटी एंड लिटरेसी। अब ये चीज़ बार बार बोलने से, रिपीट करने से आपको क्या हो जाएगा, ईजी टू रिमेंबर हो जाएगा। जैसे सपोज मैं एक बार बोल के निकल जाती हूँ कि कॉग्निटिव का मतलब होता है एक प्रोसेस जहाँ पर आप चीज़ों को सीख सकते हो, और मैं आगे बढ़ जाती हूँ बोलते बोलते। अब क्या, अगर मैं रिपीट ही नहीं करूँगी तो आपको पता ही नहीं है कि मैंने क्या चीज़ बोल दी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आराम से आपको धीरे धीरे ओरली बोल के चीज़ों को रिपीट करते हुए समझाऊंगी ताकि आप ईजिली चीज़ों को रिमेंबर कर पाएँ। एंड द ऑडियंस ऑफ एन ओरल परफॉर्मेंस इज लाइकली टू बी मोर रिसेप्टिव एंड इन्वॉल्व दैट वुड बी द रीडर्स ऑफ रिटन टेक्स्ट फ्रॉम एन अनफेमिलियर कल्चर। किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में आप नहीं जानते हैं,
ओके आप किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में नहीं जानते हैं। अब उस एक टॉपिक को सिखाने के दो तरीके हैं, या तो मैं आपको रिटन फॉर्म में समझाऊं या मैं आपको ओरली समझाऊं। अगर मैं आपको रिटन फॉर्म में उस चीज़ को समझा रही हूँ, चीज़ों को लिख के समझा रही हूँ, तो शायद आपको इतना ईजिली समझ में चीज़ों को नहीं आएगा। आप सुन रहे हो, आप ऑडियंस हो, ठीक है, आप मेरी बात सुन रहे हो, आप ऑडियंस हो। मैं आपको कोई एक टॉपिक समझा रही हूँ और मैं चीज़ों को बस यहाँ पे लिख रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं बोल रही हूँ, मैं जस्ट चीज़ों को यहाँ पे लिख रही हूँ और आपको देख के समझना है, तो आपको इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं चीज़ों को बोल के आपको समझा रही हूँ, मैं कोई टॉपिक आपको बोल के समझा रही हूँ, तो आप बहुत अटेंटिव होकर सुनोगे कि हमसे कोई चीज़ छूट ना जाए, हमें चीज़ों को समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि आपको उस टॉपिक के बारे में नहीं पता, आप उसके बारे में जानना चाहते हो। तो आप क्या हो, आप ज़्यादा रिसेप्टिव हो, आप ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो, ठीक है, यानी मेरी बात सुनने के लिए आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व्ड हो उस चीज़ में। तो कहने का मतलब क्या है कि कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में आप चीज़ों को जितना अच्छे से ओरली समझ सकते हैं, उतना रिटन फॉर्म में शायद ना समझ पाएं। और चीज़ों को सिखाने के दो तरीके होते हैं, एक रिटन फॉर्म में, एक ओरल फॉर्म में। लेकिन क्योंकि जैसा कि हमने वॉल्टर ऑंग की बुक से देखा कि 3000 एग्जिस्टिंग लैंग्वेज में से 78 के पास में लिटरेचर है, यानी कि कितना ज़्यादा वास्ट डिफरेंस है। अराउंड 2000 प्लस ऐसी लैंग्वेजेस है जिसके पास में लिटरेचर नहीं, वो आपको चीज़ों को कैसे सिखा रही हैं, ओरल फॉर्म में सिखा रही हैं, ठीक है, वो आपको चीज़ों को ओरल फॉर्म में सिखा रही हैं। तो यानी कि कल्चर के जो कॉग्निटिव एस्पेक्ट हैं कि आप कैसे कल्चर को सीखोगे, उसमें ढेर सारे डायमेंशन यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। आ रहा है यहाँ तक समझ में आ रहा है मैं भी क्या चीज़ बोल रही हूँ और लिख के भी यहाँ पे समझा रही हूँ, मैं तो दोनों ही लैंग्वेज में समझा रही हूँ, तो समझ में आ रहा होगा आपको। देन टेक्स्ट बिकम एलेबोरेट व्हेन रिटन। अब कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं कि जब उनके बारे में लिखा हुआ होता है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में। अच्छा, कुछ लोगों की ऐसे मतलब उनकी कैपेबिलिटी भी होती है कि कुछ लोग रिटन फॉर्म में जल्दी समझ जाते हैं देन ओरली, यानी अगर मैं उन्हें बोल के समझाऊंगी तो शायद वो नहीं समझेंगे, लेकिन अगर उस चीज़ को वो रीड कर लेंगे तो उन्हें ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। कुछ लोग होते हैं जो रीड कर लेते हैं तब समझ में नहीं आता, लेकिन अगर वही चीज़ कोई बोल के बता देता है तो समझ में आ जाता है। अच्छा, एक चीज़ ऐसे अपन लोग भी करते होंगे, जैसे एग्जाम जब होते होंगे, एग्जाम जिस दिन रहता होगा, कोई एक आंसर नहीं पढ़ा है अगर, तो अपने फ्रेंड के पास जाते हैं और उसको बोलते तू फटाफट बोल दे, तू फटाफट उस आंसर को बोल दे, हम समझ जाएंगे तू क्या चीज़ बोलना चाह रहा है और फिर हम अपने हिसाब से लिख लेंगे, है ना। ऐसा होता है ना, फ्रेंड इतनी सी बात बताता है फिर हम उसको अपने आंसर में इतना बड़ा लिख देते हैं। ऐसा सब करते हैं, सबने किया हुआ है अपने स्कूल्स में, कॉलेजेस में, सब ये चीज़ करते हैं। तो टेक्स्ट जब रिटन होते हैं, जब लिखे जाते हैं, तो वो ज़्यादा एलेबोरेट होते हैं, वो हर एक चीज़ को आपको डीपली सिखाते हैं, समझाते हैं। इन सोसाइटीज़ लाइक आर्स, लिटरेसी हैज़ बीन मेड अवेलेबल ओनली टू द मोर प्रिविलेज्ड सेक्शंस। हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ पर लिटरेसी जो है वो ज़्यादा अवेलेबल है सिर्फ प्रिविलेज्ड सेक्शंस को। जो प्रिविलेज्ड सेक्शंस हैं सोसाइटी के, जिनके पास में ढेर सारे राइट्स हैं, जिनके पास में रिसोर्सेज हैं और जिनके पास में मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा इनके पास में बेनिफिट है चीज़ों का, जिनके पास में रिसोर्सेज हैं, जिनके पास में सारी कैपेबिलिटीज़ हैं, एबिलिटीज़ हैं, तो जो प्रिविलेज्ड सेक्शन है सोसाइटी के, वो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, वो लोग ज़्यादा लिटरेट हैं, ये हमें देखने को मिलता है। जिनके पास में प्रिविलेजेस नहीं है वो बेचारे इलिटरेट रह जाते हैं। Sociological studies are often concerned with investigating how literacy can be made relevant to those whose families have never gone to school. अब सोशोलॉजिस्ट क्या चीज़ इंश्योर करना चाहते हैं या किस चीज़ के लेकर वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है या चिंतित है कि इस चीज़ का पता लगाना है कि कैसे कुछ फैमिलीज़ हैं जो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं पर फिर भी उनके लिए जो लिटरेसी है वो रेलिवेंट है। Concerned with investigating how literacy can be made relevant to those whose families has never gone to school. इनके लिए हम लिटरेसी इम्पोर्टेंट कैसे करवाएं, कैसे हम उन लोगों को भी लिटरेट करवाएं जिनकी फैमिलीज कभी स्कूल नहीं गई। जैसे फॉर एग्जांपल एक वेजिटेबल सेलर है, एक सब्जी बेचने वाला है, who asked why he needed to know the alphabet when he could mentally calculate what his customers owned him. एक सब्जी वाला कितना ज़्यादा पढ़ा लिखा होता है? शायद नहीं होता है पढ़ा लिखा, या शायद होता है तो चौथी पास होता है, 8वीं पास होता है, 10वीं पास होता है, या शायद उतने भी नहीं होता है। आज के समय में भले ही थोड़ा बहुत पढ़ने लगे हैं लोग, लेकिन पहले उतने भी नहीं होते थे। तो वो ये चीज़ बोलता है कि जब मैं ये सब्जी बेचता हूँ तो मुझे पता है 30 रुपये किलो आलू है, तो और मुझे कोई 50 का नोट देगा तो मैं उसको 30 रुपये काट के 20 रुपये वापस दे दूंगा। जब मुझे इतनी जब मुझे इतना नॉलेज है, जब मैं मेंटली चीज़ों को कैलकुलेट कर सकता हूँ, तो फिर मुझे स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है? मैं क्यों ABCD का ख गा घा पढ़ूँ?
मैं क्यों पढूं। तो ये जो एक मेंटेलिटी बनी हुई है, ये जो एक मेंटेलिटी है कि हमें ज़रूरत ही नहीं है, हमें है ही नहीं, नीड ही नहीं है हमें लिटरेसी की, तो ये एक चीज़ हम कैसे लोगों को रेलिवेंट करवाएं, इस चीज़ के लिए जो सोशोलॉजिस्ट हैं वो बहुत ज़्यादा कंसर्न है। और सोशोलॉजी में भी हमें इस चीज़ को लेके बहुत कंसर्न हम भी रहते हैं अक्सर इन चीज़ों को लेके। सो in the contemporary world, ideas are often reflected in audio visual media, that is advertisements, films, etc. अब अगर हम बात करें कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड की, प्रेजेंट डे सोसाइटी की हम बात करें, तो कुछ आइडियाज़ ऐसे भी होते हैं जो कि ऑडियो विजुअल फॉर्म में आपको एक्सप्रेस कर दिए जाते हैं, जैसे एडवर्टाइजमेंट्स है, मीडिया है, फिल्म्स है, उनके थ्रू भी आप चीज़ों को सीखते हैं ना। ये भी तो एक प्रोसेस है लर्निंग का, जहाँ आपको चीज़ें सिखाई जाती हैं देख के, समझ के। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मूक बधिर लोग हैं, ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, तो उनको विजुअल्स दिखा के समझाया जाता है कि आप चीज़ों को किस तरह से समझ सकते हैं। तो यानी अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती, जस्ट सपोज आप सब कुछ भूल जाओ, भी आपके माइंड में कुछ भी चल रहा है, आप जस्ट जीरो हो, आपको जीरो भी नहीं पता कि जीरो क्या होता है, जस्ट सपोज आपको कुछ भी नहीं पता, तो ऑडियो विजुअल देखकर आप चीज़ों को समझ पाएंगे। अगर आप चीज़ों को सुन सकते हैं और देख सकते हैं तो आपको समझ में आएगा कि हमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ नहीं करनी है, जैसे एडवर्टाइजमेंट देखना, फिल्म्स देखना, एक्सेट्रा। अब इतना लिटरेसी होने के बावजूद भी एक एग्जाम्पल आपकी बुक में दिया है कि येट स्टूडेंट्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक आर स्टिल डिस्करेज्ड फ्रॉम राइटिंग डाउन व्हाट दे रादर दैन कैरी इट इन देयर मेमोरी। स्टिल जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के स्टूडेंट्स हैं, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के जो स्टूडेंट्स हैं, उनको आज भी जो चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं डांस प्रैक्टिसेस में, वो उन्हें लिखने नहीं दी जा म्यूज़िक में जो भी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं वो उन्हें लिखने नहीं दिया जाता। ये कहा जाता है कि आप इन चीज़ों को अपनी मेमोरी में रखें। तो यानी कि ढेर सारे डायमेंशंस हमें देखने को मिल रहे हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर के अंदर, जहाँ पर हम ये चीज़ समझते हैं कि कॉग्निटिव एक प्रोसेस है लर्निंग का। क्या है? कॉग्निटिव एक प्रोसेस है लर्निंग का। अब आप लर्न कैसे कर सकते हो? आप इसे रिटन फॉर्म में भी कर सकते हो, आप इसे ओरल फॉर्म में भी कर सकते हो। अब डिस्कशन हम किस चीज़ पर कर रहे हैं कि कुछ सोसाइटीज़ जो हैं वो बहुत लिटरेट हैं, तो वो तो जो है अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को सेव करके रख पाती हैं बुक्स में, डॉक्यूमेंट्स में, लेकिन कुछ नॉन लिटरेट सोसाइटीज़ हैं या इलिटरेट सोसाइटीज़ हैं जहाँ पर ये एक चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती है कि हम अपने कल्चर को जो है सेव करके रख सकें और ओरली चीज़ों को समझाया जाता है। तो सोशोलॉजिस्ट किस चीज़ को लेके कंसर्न है कि हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लिटरेसी के बारे में बताएं, ताकि वो क्या कर सकें, वो चीज़ों को समझ सकें, चीज़ों को लर्न कर सकें, और उनका जो कल्चर है वो एडिक्वेट है या इनएडिक्वेट है, जैसा हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा, तो वो हम उसको एडिक्वेट बना पाएँ। ठीक है, तो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर में ये सारी चीज़ें थी। आई होप आपको समझ में आया होगा कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। सारे एग्जांपल्स के थ्रू हमने चीज़ों को समझा है। देन जो नेक्स्ट है आपका वो है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। अब नॉर्मेटिव में हम क्या चीज़ पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं रूल्स ऑफ कंडक्ट। आप कोई भी एक्टिविटी करोगे, आप कोई भी काम करोगे, उसको लेके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं, उस रूल्स ऑफ कंडक्ट को हम स्टडी करने वाले हैं। सो द नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर इंक्लूड्स सोशल रूल्स एंड सोशल एक्सपेक्टेशंस। अब नॉर्मेटिव डायमेंशन में आप क्या पढ़ोगे कल्चर के कि सोसाइटी में कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं। ठीक है, आप समाज में रहते हो, समाज में कुछ नियम हैं, कुछ कायदे हैं, कुछ कानून हैं जिसके तहत आपको चलना है, जिसके तहत आपको काम करना है। ये क्या कहलाता है? ये सोशलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, यानी कि आप क्या हो? आप एक सामाजिक व्यक्ति हो। प्लस सोसाइटी की कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे सपोज आप जो है कोई काम नहीं करते हो, आप अनएम्प्लॉयड हो, सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन होगी कि या तो आप अपनी जॉब ढूंढो और जॉब करो, नहीं तो सोसाइटी आपको जो है मतलब बेरोजगार और बेगैरत इंसान बिल्कुल घोषित कर देगी। तो यानी ये एक छोटा सा एग्जांपल था। तो सोसाइटी की भी कुछ एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपसे कि आप समाज में रहते हो तो आप इस तरीके का काम करो, या फिर जैसे एग्जाम्पल आप समाज में रहते हो, समाज की कुछ बुराइयां हैं तो उनको ठीक करने में आप अपना भी योगदान दो। तो यानी सोसाइटी के कुछ रूल्स हैं, कुछ एक्सपेक्टेशंस हैं जो नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर के अंदर हम स्टडी करते
कहते हैं, दैट इज द नॉर्म्स एंड वैल्यूज ऑफ अ सोसाइटी, यानी सोसाइटी के कुछ नॉर्म्स कुछ वैल्यूज। अब नॉर्म्स में भी हम कह देते हैं कि नियम कायदे कानून है, वैल्यूज में तो हम कहते हैं कि ठीक है कुछ वैल्यूज होती हैं उनको हमें याद रखना है। तो ये क्या है, ये भी आगे हम समझने वाले हैं कि नियम कायदे कानून लॉज भी होते हैं, नियम कायदे कानून नॉर्म्स भी होते हैं। तो इन दोनों में क्या चीज़ें होती हैं ये हम आगे देखने वाले हैं। इट कंसिस्ट ऑफ folkways, mores, customs, conventions, laws including values, rules that guide our social behavior in different social context. सोसाइटी में आप रहते हो, सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें होती हैं, डिफरेंट वेराइटीज़ होती हैं, डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, डिफरेंट एरिया, रीजन, इन्वायरमेंट, पीपल, ढेर सारे डिफरेंट कंटेक्स्ट होते हैं। इन डिफरेंट कंटेक्स्ट में आप कैसे बिहेव करोगे, आप किस तरह से बिहेव करने वाले हो, आपका सोशल बिहेवियर कैसे होने वाला है, ये आपको नॉर्मेटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर बताता है। इसमें क्या होते हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ कस्टम्स हैं, फोकवेज हैं, कुछ कन्वेंशन हो गए, लॉज हो गए, वैल्यूज हो गए, रूल्स हो गए, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको बताती हैं कि आप सोसाइटी के अंदर किस तरह से बिहेव करने वाले हो। आपको याद हो हमने प्रीवियस लेक्चर में सोशल कंट्रोल पढ़ा था। सोशल कंट्रोल में हमने देखा था कि किस तरह हमें जो है कंट्रोल किया जाता है सोसाइटी के थ्रू, ताकि हम सोसाइटी के अकॉर्डिंग बिहेव करें, जिससे सोसाइटी की नीड्स फुलफिल हो सके। तो आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करोगे ये आपको कौन बताने वाला है, ये आपको बताएगा नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर। ठीक है, ये आपको बताएगा कि आपको सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, दैट इज रूल्स ऑफ कंडक्ट। We most often follow social norms because we are used to doing it as a result of socialization. अब हम सभी जो है समाज में रहते हैं, हम सभी सामाजिक व्यक्ति हैं, तो इस सामाजिक व्यक्ति होने के नाते, एक सोशलाइज्ड पर्सन होने के नाते हम सभी सोसाइटी के रूल्स को, सोसाइटी के नॉर्म्स को फॉलो करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें आदत हो चुकी है कि हमें सोसाइटी के रूल्स को फॉलो करना है। जैसे फॉर एग्जांपल घर में जो अक्सर मतलब जो घर में पेरेंट्स होते हैं, मॉडर्न सोसाइटी में तो अब बहुत ज़्यादा मॉडर्निटी आ चुकी, तो चीज़ें नहीं होती वैसी, लेकिन एक छोटा सा एग्जांपल, पहले के समय में ऐसा होता था कि सोसाइटी इस चीज़ का बहुत ध्यान रखती थी कि जो घर में अगर आपकी कोई लड़की है तो वो रात में 10 बजे या 9 बजे से पहले आपके घर में आ जानी चाहिए। अगर वो घर के बाहर होगी तो वो शायद ठीक नहीं है। एक मेंटालिटी, सोसाइटी के अंदर एक मेंटालिटी बना ली जाती थी। अब ये एक चीज़, ये जो एक सोशल नॉर्म है कि 10 बजे के बाद में लड़की घर के बाहर नहीं होनी चाहिए, तो इस चीज़ को क्या किया, पेरेंट्स ने इस चीज़ को एक अपने घर का ही रूल बना लिया। उनने घर का ही रूल बना लिया कि जो बच्चे होंगे तो वो घर में जो है 10 बजे के पहले तक अंदर आ जाने चाहिए, उसके बाद अगर वो बाहर रहते हैं तो ये अच्छा नहीं है। भले वो बाहर कुछ भी कर रहे हैं, मैं तो कह रही हूँ जॉब करने के लिए जा रहे हैं बाहर, पर एक चीज़, एक मेंटालिटी जो है माइंड में बना ली जाती है सोसाइटी के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि ये समाज का नियम है, ये सोसाइटी का नॉर्म है, तो हमें वो चीज़ करनी है। क्यों? क्योंकि हम उसको करने के लिए यूज्ड टू हो गए हैं, हम उस चीज़ को करने के लिए यूज्ड टू हो गए। क्यों? क्योंकि हम एक सामाजिक व्यक्ति हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में शादी है, ठीक है, आप समाज में किसी को ना बुलाएं, ना अपने रिश्तेदारों को बुलाएं, ना किसी को भी नहीं बुलाएं, तो क्या ये जो मैरिज जैसा एक सोशल इंस्टीट्यूशन है, जिसे अभी हमने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस किया, क्या वो कंप्लीट हो सकता है? हाँ, वो कंप्लीट हो सकता है, लेकिन क्योंकि आप एक सोशलाइज्ड पर्सन हो तो वहाँ पर आपको समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग उस इंस्टीट्यूशन को परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे समाज में सबकी शादी होती है, आपको वैसे ही शादी करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आप दोनों साथ में रहने लग गए तो आपकी शादी हो गई, ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि समाज के जो नियम कायदे कानून है आपको उसके तहत चलना पड़ेगा। आप समाज के लोगों को नहीं बुलाओ चलेगा, लेकिन अगर आप शादी समाज के रूल्स के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, अपने कल्चर के अकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो, तो आप एक मतलब आपको जो है कहीं ना कहीं सोसाइटी से बर्खास्त मान लिया जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है, आप एक सोशलाइज्ड पर्सन हो, तो आप समाज के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग वर्क करोगे, आप समाज के अकॉर्डिंग ही चलोगे। अब समाज कैसे वर्क करता है? जब दो लोगों के बीच में शादी होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस होता है, फैमिली बनती है, फैमिली से बहुत सारे लोग यूनाइट होते हैं, अल्टीमेटली एक बहुत बड़ी एंटिटी साथ में आती है और वो सोसाइटी होती है, उसे हम समाज कहते हैं। अब जब सपोज ये प्रोसेस ही ना हो तो क्या होगा? सोसाइटी खत्म हो जाएगी। तो आप सोसाइटी में रहते हो तो सोसाइटी के नॉर्म्स को आपको फॉलो करना पड़ता है, क्योंकि आप उसको फॉलो करने के यूज टू हो चुके हो। ऑल सोशल नॉर्म्स आर accompanied बाय सैंक्शंस दैट प्रमोट कन्फर्मिटी। जितने भी सोसाइटी के नॉर्म्स होते हैं उन सभी में कुछ सैंक्शंस भी होते हैं।
आपको याद होगा हमने पढ़ा है प्रीवियस चैप्टर में, सैंक्शंस भी हमने पढ़े हैं कि डेविएशन क्या होती हैं, सैंक्शंस क्या होती हैं। सैंक्शंस में आपको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, आपको पनिशमेंट भी दी जाती है। तो जितने भी सोशल नॉर्म्स होते हैं उन सभी में कुछ सैंक्शंस भी होते हैं, उन सभी में कुछ सैंक्शंस भी होते हैं, और ये सैंक्शंस ही कन्फर्मिटी को प्रमोट करते हैं। आप जो काम कर रहे हो वो सही है या गलत है, ये सैंक्शन से पता चलेगा। आपको रिवार्ड मिल रहा है मतलब सही कर रहे हो, पनिशमेंट मिल रही मतलब गलत काम कर रहे हो। तो सोसाइटी में रहते हैं, सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, सोसाइटी के अकॉर्डिंग ही वर्क करना पड़ेगा, उसी के अकॉर्डिंग, उसके रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू ही आपको अपने आप को कंडक्ट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप एक सोशलाइज्ड पर्सन हो, और अगर आप कहीं भी सोसाइटी से डेविएट हो रहे हो या सोसाइटी के अगेंस्ट में जा रहे हो या सोसाइटी के जो नीड्स है उसको फुलफिल नहीं कर रहे हो, सोसाइटी के खिलाफ जा रहे हो या फिर सोसाइटी के अच्छे के लिए काम कर रहे हो, तो उसके बेसिस पर आपको सैंक्शन आपके ऊपर लगाए जाएंगे, चाहे वो रिवॉर्ड के फॉर्म में हो चाहे फिर वो पनिशमेंट के फॉर्म में हो। ठीक है, आया यहाँ तक समझ में कि किस तरह से जो है आप सोसाइटी के रूल्स के थ्रू ही अपने आप को कंडक्ट करते हो, और ये क्या होता है, ये होता है नॉर्मेटिव डायमेंशन ऑफ कल्चर। आपकी संस्कृति है, आपको घर से ही सिखा दिया जाता है कि आप सोसाइटी के साथ ही वर्क करोगे, उसी के अकॉर्डिंग आप अपने आप को कंडक्ट करोगे। अब जो नॉर्म्स और लॉज हम पढ़ते हैं, लॉज कानून हो गए आपके, नॉर्म्स आपके नियम हो गए। तो ये क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या है, लॉज क्या है, दोनों के बीच का क्या डिफरेंस है, इसे हम समझते हैं। सो जो नॉर्म्स होते हैं वो इम्प्लिसिट रूल्स होते हैं। नॉर्म्स क्या होते हैं, इम्प्लिसिट रूल्स, जो आपके अंदर निहित हैं, जो आपके अंदर अंतर्निहित हैं, आप में मतलब आपके अंदर इम्प्लाइड हैं, वो आपके अपनी स्फीयर में आप उसे जो है कंडक्ट करते हो। तो नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स हैं इम्प्लिसिट रूल्स, लॉज हैं एक्सप्लिसिट रूल्स। एक्सप्लिसिट रूल्स यानी जो कि व्यक्त हैं, स्पष्ट हैं, सोसाइटी में पूरी तरह से प्रविष्ट हैं कह सकते हैं। एक्सप्लिसिटली जो काम कर रहे हैं वो होते हैं लॉज। समझते हैं, मीनिंग के तहत समझते हैं। पियर बोर्डियू, द फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट, stated that when we try to understand another culture's norms, we must remember that there are certain implicit understandings. अब ये जो पियर बोर्डियू हैं, फ्रेंच सोशियोलॉजिस्ट हैं, ये चीज़ कहते हैं कि जब भी आप किसी दूसरे कल्चर के नियमों को समझने की कोशिश करते हो, जब भी आप किसी दूसरे के कल्चर को, उनके नियमों को समझने की कोशिश करते हो, तो एक चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि उनके कल्चर में कुछ इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स होंगी। जस्ट सपोज आपका जो कल्चर है, आपकी जो संस्कृति है, अब आप किसी दूसरे व्यक्ति की संस्कृति को समझने की कोशिश करना चाहते हो कि इनके यहाँ पर किस तरीके का कल्चर होता है। जस्ट सपोज आप जो है एक इंडियन हैं और आप किसी यूएसए के पर्सन के कल्चर को समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर आप उसे कंपेयर कर रहे हैं या आप उसे समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो एक चीज़ जो आपको याद रखनी वो ये है कि किसी दूसरे पर्सन का जो कल्चर होगा, कोई दूसरा जो कल्चर होगा, उसमें कुछ इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग्स होंगी, उसमें उनके कुछ नॉर्म्स होंगे जो शायद आपके यहाँ फॉलो नहीं किए जाते होंगे लेकिन उनके यहाँ पर फॉलो किए जाते होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आपके यहाँ पर जो संस्कृति है, आपका जो कल्चर है, वो कहता है कि आपको जमीन पे बैठ के खाना चाहिए, या आपको केले के पत्ते में खाना रख के खाना चाहिए, या आपके यहाँ का नॉर्म है ना, या आपकी संस्कृति है। उनके यहाँ पर ऐसी संस्कृति है कि आपको डिनर टेबल पर बैठ के खाना चाहिए, आपको स्पून से फोक्स यूज करके आपको खाना चाहिए। तो यानी कि ये उनकी इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है, ये उनके अंदर की उनकी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, और इस चीज को आपको हमेशा याद रखना है जब आप किसी दूसरे के कल्चर को या उनके नियम, कायदे, कानून को समझने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, if a person wants to show gratitude for something he or she has been given, then he or she should not offer a written gift too quickly, as it seems like an attempt to get rid of a debt or not considered as a friendly gesture. अब कुछ नियम क्या कहते हैं, कुछ नॉर्म्स, कुछ रूल्स क्या चीज़ कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, ठीक है, आपको किसी ने कोई गिफ्ट दिया है, कोई आपसे इम्प्रेस्ड है, जस्ट सपोज आपकी टीचर है, आपसे इम्प्रेस्ड है, या आपका कोई एक फ्रेंड है, ठीक है, आपका कोई एक फ्रेंड है, वो आपसे इम्प्रेस्ड है, वो आपको पसंद करता है इन द सेंस कि उसको आपका बिहेवियर बहुत अच्छा लगता है, या आपने उसके लिए कोई हेल्प करी थी, उस हेल्प के लिए वो आपको जो है एक और आपके लिए एक हेल्प करना चाहता है, मतलब वो आपको खुशी से एक गिफ्ट देना चाहता है। मैं हूँ जस्ट सपोज, ठीक है, मुझे कोई पर्सन जो है खुशी से अपनी गिफ्ट देना चाहता है, वो चाहता है कि यार मुझे देना चाहिए, उसे लगता है
मुझे देना चाहिए। अब उसने मुझे गिफ्ट दे दिया टू शो ग्रैटिट्यूड, ठीक है, उसने अपना ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए मुझे उसने गिफ्ट दे दिया। अब मेरे हिसाब से मुझे क्या करना चाहिए, मुझे उसके गिफ्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, उसे थैंक यू बोलना चाहिए। और जब मुझे लगे, समय आने पे मुझे ऐसा लगे कि हाँ यार इसने मेरे लिए भी गिफ्ट लाया था और मुझे भी इसको वो चीज़ रिटर्न करनी चाहिए, तो मैं कभी आगे वापस में उसको किसी और फॉर्म में अपनी तरफ से अपना ग्रेटिट्यूड उसे शो कर दूं। ऐसा नहीं है कि उसने मुझे गिफ्ट दिया और मैंने भी एक गिफ्ट खरीदा और बोला ले भाई तू भी रख ले, बल्कि बाद में तुम मतलब मेरे ऊपर एहसान मत रखना कि मुझे तूने कोई गिफ्ट दिया है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ ये शो करती है कि आप बहुत जल्दी किसी की डेप्ट को उतारना चाह रहे हो, कोई किसी का कोई एहसान है आपके ऊपर, आप उसको तुरंत से ही उतार देना चाह रहे हो, यानी ये आपका फ्रेंडली गेस्चर नहीं दिखाता। फिर आप फ्रेंड किस नाम के रहे, ये तो मतलब अदला बदली हो गई, बस बात खत्म हो गई, फिर वो फ्रेंड वाली चीज़ नहीं रहेगी आपके अंदर। तो जैसे इसमें एक एग्जाम्पल हमने समझा था कि हमें किसी और का लेटर खोल के नहीं देखना चाहिए। तो ये क्या, ये रूल्स हमें बता रहा है कि आपको किस तरह से, आप एक सोसाइटी में रहते हो, आपको किस तरह से अपना ग्रैटिट्यूड शो करना है। अगर आप ग्रैटिट्यूड शो करना चाहते हो तो आप समय आने पर करो, ये नहीं आपको किसी ने गिफ्ट दिया उसको तुरंत गिफ्ट रिटर्न करा और भैया बात खत्म, आगे से हमसे कुछ मत बोलना। ऐसा वाला खेल अपन को नहीं करना है, मतलब ऐसी वाली चीज़ अपन को नहीं करना है। अपन को रूल्स के अकॉर्डिंग चीज़ों के साथ में चलना है। सो अ लॉ इज़ अ फॉर्मल सैंक्शन डिफाइंड बाय द गवर्नमेंट एज अ रूल और प्रिंसिपल दैट इट्स सिटीजन्स मस्ट फॉलो। तो ये जो अभी हमने पढ़ा ये क्या थे, ये नॉर्म्स थे। ये क्या चीज़ थी, ये नॉर्म्स थी कि आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, ठीक है, आपको किस तरह से बिहेव करना चाहिए, क्या नियम होते हैं। जैसे अपन ने जो गिफ्ट वाला एग्जाम्पल देखा कि आपको तुरंत नहीं करना है, आपको आपका जो नियम है इम्प्लिसिट है ना, वो आपके अंदर अंतर्निहित है, ठीक है, वो आपके अंदर आपकी अंडरस्टैंडिंग है, आपको उस हिसाब से काम करना है। कहीं ना कहीं यहाँ पर हम इम्पर्सनल रिलेशंस की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, इम्पर्सनल्स या इनफॉर्मल रिलेशनशिप्स की हम बात कर रहे हैं नॉर्म्स के केस में। वहीं दूसरी तरफ जो लॉ होता है, लॉ क्या है, लॉ है फॉर्मल सैंक्शन, ठीक है, लॉ क्या है, फॉर्मल सैंक्शन। सॉरी शायद मैंने उल्टा बोल दिया, हम नॉर्म्स में पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जो लॉ है वहाँ हम फॉर्मल या इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात कर रहे हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट के थ्रू या स्टेट के थ्रू कुछ रूल्स, कुछ प्रिंसिपल्स डिफाइन किए जाते हैं जो उसके सिटीजन्स को फॉलो करने चाहिए। आप किसी एक स्टेट में रहते हो, आप जिस भी स्टेट में रहते हो, जिस भी कंट्री में रहते हो, वहाँ पर कुछ रूल्स होते हैं, कुछ रेगुलेशंस होते हैं जिन्हें सब सिटीजन्स को फॉलो करना पड़ता है। क्या आप किसी को भी जाओ और किसी के भी घर में जाओ और जाके उनके घर से कोई भी सामान उठा के ले आओ, तो क्या ये सही होगा, क्या ये चीज़ सही होगी, नहीं होगी, है ना, क्योंकि ये आपको दिखाते कि आपको इस तरह से कंडक्ट नहीं होना है, यानी आपको इस तरह से बिहेव नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, ये लॉ में आ गई कि आप किसी के घर जाओ, कोई सामान उठा के आप भाग जाते होगे, तो ये क्या है, ये गलत चीज़ है। इसके लिए लॉ बना है, इसके लिए क्या बना है, कानून बना है जो गवर्नमेंट या स्टेट ऑर्गेनाइज करता है, जहाँ पर आपके लिए कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से इस सोसाइटी के अंदर, स्टेट के अंदर रहना है, आप कैसे नागरिक बनोगे। ये चीज आपको कौन दिखाता है, कौन सिखाता है, आपको लॉ सिखाता है। दे आर एप्लीकेबल टू दी होल सोसाइटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया के केस में जो भी रूल्स हैं, जो भी लॉज हैं, जो है सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है, वो पूरी की पूरी इंडियन सोसाइटी के लिए होते हैं। ऐसा तो नहीं है कि वो किसी एक पर्टिकुलर कल्चर के लिए हैं। जैसे हमारे यहाँ साउथ का डिफरेंट कल्चर है, वेस्ट का डिफरेंट कल्चर है, नॉर्थ ईस्ट का डिफरेंट कल्चर है, तो क्या कोई एक लॉ सिर्फ एक ही कल्चर को डिफाइन करेगा, नहीं, बल्कि ये जो लॉज होते हैं ये पूरी की पूरी सोसाइटी के लिए होते हैं, होल सोसाइटी के ऊपर ये क्या होते हैं, इम्प्लीमेंटेड होते हैं। द वायलेशन ऑफ लॉ अट्रैक्ट्स पेनाल्टीज एंड पनिशमेंट्स। अब अगर आप कानून को तोड़ते हो तो आपको पनिशमेंट मिलेगी, आपको पेनल्टी मिलेगी। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो जाती है, उनकी डेथ में जो भी अंत्येष्टि संस्कार होने चाहिए थे, वो जो है कोई एक पर्सन है वो उन्हें परफॉर्म नहीं करता, उनके घर का जो पर्सन है वो उन अंत्येष्टि संस्कार को परफॉर्म, मैं बार बार सरकार बोल रही हूँ, उन संस्कार को, अंत्येष्टि संस्कार को परफॉर्म नहीं करता है,
ठीक है, जैसे सपोज उसका नहीं है मन, उसने नहीं करा, उसने तो बस जस्ट बॉडी ली और जहाँ पर भी उसको डिकम्पोज करना था, जैसे भी करना था, उसका जैसा भी मन था उसने उस तरीके से करा, उसने रूल्स को फॉलो नहीं करा। अब उसने नहीं करा तो क्या कोई उसको पनिशमेंट दे देगा? क्या कोई उसको मार मतलब उसको जेल में ले जाएगा उठा के? ऐसा तो कोई भी नहीं करेगा। सब यही कहेंगे कि ठीक है भाई उसका पर्सनल मैटर था, उसकी इम्प्लिसिट अंडरस्टैंडिंग है ये। लेकिन अगर कोई लॉ है कि भैया आपको कहीं भी चोरी नहीं करनी है, अब कोई पर्सन जाते कहता मेरा तो मन था, तो वो किसी के भी घर गया, उनके घर से कोई भी चीज़ उठा के ले आया, तो क्या ये चीज़ सही होगी? ये गलत है। ये किसके अंदर आ गया? ये लॉ के अंदर आ गया। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा काम करा, आपने चोरी करी, तो आपको क्या मिलेगी? आपके ऊपर पेनाल्टी लगेगी, आपको पनिशमेंट मिलेगी। तो यानी लॉ में आपको पनिशमेंट मिलती है, आपके ऊपर पेनाल्टीज आपको फेस करनी पड़ती है। ऑन द अदर हैंड, लाइक इफ इन अ होम चिल्ड्रन आर नॉट अलाउड टू स्टे आउटडोर्स आफ्टर सनडाउन, देन इट इज अ नॉर्म। ठीक है ना, वही एक चीज़ जो मैंने अभी आपको सिखाई कि जस्ट सपोज कहीं पे किसी एक घर के अंदर ये चीज़ मानी जाती है कि बच्चों को सूरज डूबने के बाद घर के बाहर नहीं छोड़ना, उन्हें भैया घर के अंदर ले आओ। ये चीज़ बच्चों के लिए भी ठीक है और घर के लिए भी ठीक है कि बच्चे जो हैं बाहर नहीं रहेंगे जब सूरज डूब जाता है तब। तो ये क्या हो गया? ये एक नॉर्म है, ठीक है, ये एक मान्यता है, ये एक नॉर्म है। इट इज स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर फैमिली एंड मे नॉट बी एप्लीकेबल टू अदर फैमिलीज। ये किसी एक स्पेसिफिक फैमिली के लिए हो सकता है, लेकिन पूरी फैमिलीज के लिए ऐसा नहीं है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी लोग, जितने भी लोग रहते हैं, वो सब बोलें कि नहीं भैया सारे बच्चे जो है सनडाउन के बाद में घर के अंदर आ जाएंगे। ऐसा नहीं है। कुछ लोग सोचते होंगे कि ठीक है यार, रहने दो, बाहर घूमने दो या खेलने दो, जो भी काम करने गए हैं जैसे सपोज करने दो। तो नॉर्म क्या है? नॉर्म स्पेसिफिक होता है, नॉर्म पर्टिकुलर होता है, वो पूरी सोसाइटी के ऊपर नहीं इम्प्लीमेंट किया जा सकता, नहीं एप्लीकेबल किया जाता। लेकिन हाउएवर इफ समवन इज कॉट स्टीलिंग अ गोल्ड नेकलेस फ्रॉम समवन एल्स होम, देन ही हैज वायलेटेड द यूनिवर्सली एक्सेप्टेड लॉ ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ही कैन बी सेंट टू जेल आफ्टर ट्रायल एज पनिशमेंट। वही चीज़ जो भी मैंने आपको बताई। लेकिन अगर आप किसी के घर से चोरी करते हुए पाए जाते हैं, कोई एक व्यक्ति है जो कहीं बाहर किसी दूसरे के घर में जाता है और उनके यहाँ पे जो उनका सोने का हार था वो लेके भाग जाता है, तो ये यहाँ पर आपने जो प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो यूनिवर्सल लॉ है उसको आपने तोड़ा है, उसको आपने वायलेट किया और इसके लिए आपको जो है सजा मिलेगी, आपको जेल में भेजा जाएगा। तो यानी कि जो आपका नॉर्मेटिव एस्पेक्ट है कल्चर का, वो आपको क्या चीजें बताता है कि रूल्स होते हैं बिहेव करने के, अपने आप को कंडक्ट करने के। कहाँ पर? सोसाइटी के अंदर। अब जो रूल्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं आपके नॉर्म्स, एक आपके होते हैं लॉज। नॉर्म पर्टिकुलर हो सकते हैं, स्पेसिफिक हो सकते हैं, लेकिन जो लॉज होते हैं वो इन जनरल होते हैं। और ये आपको क्या बताते हैं? नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ये क्या है? ये है नॉर्मेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। ये आपको बताते हैं कि आपको किस तरह से अपने आप को रेगुलेट करना है एक सोसाइटी के अंदर। उसके बेसिस पर आपके ऊपर सैंक्शंस भी लग सकते हैं, आपके ऊपर डेविएशंस भी लग सकते हैं। आई होप ये वाला पॉइंट भी, ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा। देन आपका जो नेक्स्ट है वो है लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर। अब मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर क्या होता है ये हम पढ़ते हैं। मटेरियल में क्या चीज़ें आपको बताई गई थी, यानी आप कोई टूल्स को, कोई मशीन्स को आप यूज़ कर रहे हैं। हिंदी में कहें तो कोई साधन है ना, कोई वर्क करने के लिए, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए जिन साधन की आपको ज़रूरत होगी, जिन मटेरियल्स की आपको ज़रूरत होगी, वो आपके मटेरियल एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर होंगे। नाउ द मटेरियल एस्पेक्ट रिफर्स टू tools, technologies, machines, buildings, modes of transportation as well as instrument of production and कम्युनिकेशन। अब ये सभी क्या है? ये सभी मटेरियल्स हैं। कोई टूल्स है, कोई टेक्निक है, कोई बिल्डिंग है, कोई मशीन है, कोई ट्रांसपोर्टेशन है, प्रोडक्शन है, कम्युनिकेशन। मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप मेरी बात को सुन रहे हैं। हमारे बीच में क्या मोड है, क्या साधन है? मोबाइल फ़ोन आपके साथ में, हमारे बीच में जो है साधन है, मीडियम है हमारे बीच में कॉन्वर्सेशन होने का। मैं आपको इस बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, इस बोर्ड पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये पेन मेरे लिए साधन है, ये मटेरियल हो गया, मैं इससे आपको लिख के समझा पा रही हूँ चीज़ों को।
तो यानी कि कोई भी साधन, कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए कोई चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, आप लोग लेस खाते हैं, लेस प्रोड्यूस होते हैं किसी एक फैक्ट्री में, तो प्रोडक्शन क्या है, उस लेस को प्रोड्यूस करने का साधन है। आलू, मतलब आलू की चिप्स होती है ना, तो आलू क्या हो गया, पोटैटो क्या हो गया, पोटैटो उस चीज़ का साधन हो गया। हम आप एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, साधन क्या हो गया, मोबाइल फोन आपका साधन हो गया। तो वो सारे मटेरियल एस्पेक्ट्स जितने भी होते हैं वो आपके इसके अंदर आते हैं। इन अर्बन एरियाज द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ मोबाइल फोन्स, म्यूजिक सिस्टम, कार, buses, ATM, refrigerators, computers in everyday life indicates the dependence on technology। अब आप अर्बन लाइफ में आप सभी के घर में मोबाइल फोन्स होंगे, आपके घर में म्यूजिक सिस्टम होंगे, होम थिएटर सिस्टम, बढ़िया नए नए गाने सुनते होंगे आप, कार होंगी आपके पास में, साइकिल होगी, बाइक होगी, बस है आपकी सोसाइटी में, एटीएम्स हैं, एटीएम जाते हैं, हमारे पेरेंट्स जाते हैं, हम भी जाते हैं, ठीक है, पैसे को निकालने के लिए, ऑटोमेटेड टेलर मशीन जिसे कहा जाता है, रेफ्रिजरेटर्स, फ्रिज होंगी आपके घर में, कंप्यूटर्स हैं आपके घर में, और कहीं ना कहीं अगर इनमें से कोई चीज़ें ना हो तो हमारा काम नहीं चलता। मोबाइल फ़ोन के बिना तो बिल्कुल ही काम नहीं चलता है ना। उसके अलावा आपके पास में अगर कोई भी ऐसी मतलब टेक्नोलॉजिकली चीज़ें आपके घर में ना हो तो काम नहीं चलता। अक्सर बहुत सी चीज़ें नहीं होती हैं, मतलब अब हम क्या हो चुके हैं, हम इन चीज़ों के यूज टू हो चुके हैं, हम टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि हम इसके यूज टू हो गए, हमें आदत लग चुकी है। रूरल एरियाज़ में भी ऐसा नहीं है सिर्फ अर्बन एरियाज़ में, रूरल एरियाज़ में ट्रांजिस्टर रेडियोज़, electric motor pumps for lifting water from below the surface for irrigation demonstrates the adoption of technological devices for increasing production। अब आप लोग गांव वगैरह में अगर जाते हो या रहते हो तो मोटर होती हैं, पानी की मोटर होती हैं, पानी निकालने के लिए ट्रांजिस्टर्स होते हैं, रेडियोस होते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन्स तो हर एक इंसान के पास में, चाहे वो रूरल में रहे, चाहे वो अर्बन में रहे, चाहे वो बैकवर्ड एरिया में रहे, ट्राइबल एरिया में भी रहे, तो भी है उसके पास में। तो यानी कि हम सभी टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हो चुके हैं। ये जो इक्विपमेंट्स हैं, ये जो टेक्नोलॉजी है, ये सब क्या है, ये सारे के सारे मटेरियल हैं, ठीक है। ये सब क्या है, ये सभी मटेरियल हैं जिनके ऊपर हम और आप डिपेंडेंट हैं, जिनके बेसिस पर हम वर्क करते हैं। इन सम देयर आर टू प्रिंसिपल डायमेंशंस ऑफ कल्चर, मटेरियल एंड नॉन मटेरियल। तो अभी तक हमने चीज़ों को पढ़ा, तो अगर हम उससे समझें तो कल्चर में दो चीज़ें होती हैं, एक होती है मटेरियल, एक होती है नॉन मटेरियल। मटेरियल जो चीज़ें आप देख सकते हो, मतलब चीज़ों को आप ऑडिबली आप उनको सुन सकते हो, विजिबली आप देख सकते हो, चीज़ों को आप टच कर सकते हो, जो टेंजिबल चीज़ें हैं। और नॉन मटेरियल यानी कि जो नॉन मटेरियल चीज़ें, जैसे कि कोई चीज़ों को सुनना, कोई जैसे कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव एस्पेक्ट जो हैं, वो दोनों क्या हैं, ये दोनों नॉन मटेरियल चीज़ें। ये क्या बताते हैं, ये एक तो प्रोसेस को एक्सप्लेन कर रहे हैं लर्निंग के, और दूसरी तरफ ये आपको क्या चीज़ बता रहे हैं, रूल्स ऑफ कंडक्ट या रूल्स ऑफ बिहेवियर बता रहे। तो यानी एक आपके मटेरियल हैं, एक आपके नॉन मटेरियल हैं कल्चर, जहाँ पर कॉग्निटिव और नॉर्मेटिव नॉन मटेरियल हैं, और जो आपके मटेरियल डायमेंशन हैं वो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं। जैसे अभी हमने देखा मोबाइल फ़ोन्स, रेफ्रिजरेटर्स, एसी हो गए, आपके घर में टेलीफोन, सारी चीज़ें ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंक्रीज़ करते हैं, और आपके पास में ढेर सारी मशीन्स एंड टेक्नोलॉजीज़ हैं जो आपके प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करती हैं। फॉर इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ कल्चर द मटेरियल एंड नॉन मटेरियल डायमेंशंस मस्ट टू वर्क टुगेदर। अब क्या करना है, इंटीग्रेटेड फंक्शनिंग ऑफ कल्चर। कल्चर को हम स्टडी कर रहे हैं, कल्चर के तीनों डायमेंशंस को हमने देख लिया, हमने कल्चर को भी देख लिया, सॉरी कॉग्निटिव को भी देख लिया, नॉर्मेटिव को भी देख लिया, मटेरियल को भी हमने देख लिया। तीनों को देख के हमें ये चीज़ समझ में आती है कि एक के बिना बाकी दो वर्क नहीं कर सकते, या दो के बिना कोई एक वर्क नहीं कर सकता, यानी तीनों एक दूसरे के लिए ज़रूरत है, एंड ऑल मस्ट वर्क टुगेदर। तीनों को साथ में काम करने की ज़रूरत है। बट व्हेन द मटेरियल और टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस चेंज रैपिडली द नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स कैन लैग बिहाइंड इन टर्म्स ऑफ वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स। एक चीज़ जो हम सभी जानते हैं कि जब मटेरियल या टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस चेंज होते हैं, जैसे मैं आपको क्या चीज़ बता रही हूँ, कॉग्निटिव में मैं आपको बता रही हूँ जहाँ पर आप चीज़ों को लर्न कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मेटिव में मैं आपको बता रही हूँ रूल्स। मटेरियल में हम टेक्नोलॉजिकल डायमेंशंस की बात कर रहे हैं। अब जस्ट सपोज मटेरियल डायमेंशन जो हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं,
जो है बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है, बहुत सारी जो है मतलब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, साइंस है, डेवलपमेंट है, एजुकेशन, सारी चीज़ें, सब कुछ बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही हैं। तो कहीं ना कहीं जो आपके नॉन मटेरियल एस्पेक्ट्स हैं, वो वैल्यूज़ में और नॉर्म्स में पीछे छूट जाते हैं। एक चीज़ हम सभी जानते हैं कि टाइम के अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज होती हैं, डायनामिक होती हैं चीज़ें, और चेंज इनएविटेबल भी है, ज़रूरी भी है, ठीक है, चेंज होना ज़रूरी भी है, डायनेमिक हैं चीज़ें। अगर आप रिजिड रहोगे तो आपकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो चेंज क्या है, चेंज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको टाइम के अकॉर्डिंग अपने आप को भी चेंज करना है, अपनी चीज़ों को भी चेंज करना है। लेकिन जब मटेरियल चीज़ें बढ़ती हैं, जब मटेरियल एस्पेक्ट्स चेंज होते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारी वैल्यूज़ और जो हमारे नॉर्म्स हैं वो पीछे छूट जाते हैं। This can give rise to a situation of cultural lag when the non-material dimensions are unable to match the advances of technology. हम कहते हैं ना कि हम जितने ज़्यादा हाईटेक होते जा रहे हैं, हम उतने ज़्यादा ही अपने संस्कृति को भूलते जा रहे हैं, ऐसा हम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है, कोई भी इसको अदरवाइज ना ले। अक्सर ये चीज़ कही जाती है कि हम लोग जितने ज़्यादा, हमारे यहाँ मोबाइल फ़ोन्स आ चुके हैं, टेक्नोलॉजी आ चुकी है, तो हमारे यहाँ आज की जो जनरेशन है वो उतनी ज़्यादा एडवांस होती जा रही है, पर वो संस्कृति को भूलती जा रही है। जैसे कि यहाँ पर जो रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पर्सनल हो चुकी हैं। हम जो हैं आपस में, हम अपने रिश्तेदारों के साथ में बहुत ज़्यादा कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं, और क्योंकि हम एक समाज के अंदर रहते हैं तो किनशिप, जैसा हमने देखा था फैमिली एंड किनशिप वाले उसमें चैप्टर में, तो वहाँ हमने देखा था कि कैसे हमारे जो रिश्ते नातेदार हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आप उन्हें छोड़ के नहीं जा सकते हो, है ना। ये चीज़ हमने देखी थी कि आपके जो रिश्ते नातेदार हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। आप अगर उन्हें पीछे छोड़ दोगे तो सोसाइटी, ये जो कोहेसिव सोसाइटी है, इसका कोई मतलब नहीं होगा। तो यानी कहने का मतलब यह है कि जितना ज़्यादा आप एडवांस होते जाओगे, जितना ज़्यादा आप टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड होते जाओगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आप वैल्यूज़ के फॉर्म में, नॉर्म्स के फॉर्म में भूलते जाओगे, और चीज़ें जो हैं लैग होती जाएंगी। यानी कि आप जो है टेक्नोलॉजिकली आप आगे बढ़ते जाओगे, लेकिन जो आपकी संस्कृति है उसे आप भूलते जाओगे। तो इसीलिए किस चीज़ की ज़रूरत है कि कॉग्निटिव, नॉर्मेटिव और मटेरियल तीनों आपस में एक दूसरे के साथ में चलें, हम चीज़ों को लर्न करें, उनमें रूल्स के अकॉर्डिंग अपने आप को अपने बिहेवियर को कंडक्ट करें, और मटेरियल डायमेंशंस के साथ में कोप अप करें। तो ये थे आपके डायमेंशंस ऑफ कल्चर। तीनों डायमेंशंस के मीनिंग भी हमने समझे, तीनों को डिटेल्ड में भी हमने डिस्कस कर लिया है, और तीनों आपस में कैसे एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये चीज़ भी आपने देखी। आई होप आपको ये पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। स्टिल कहीं भी आपको कोई डाउट आता है, कोई भी क्वेश्चन मन में आता है कि मैम ये चीज़ भी हो सकती है क्या, जैसे आप लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, तो आप बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कोई भी आपके सजेशंस हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप समझ में आई होंगी सारी चीज़ें। अब एक और चीज़ देख लेते हैं कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको गूगल पे जाना है, एंटर करना है magnetbrains.com। जैसे ही एंटर करेंगे आपके सामने मैग्नेट ब्रेन्स एजुकेशन प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। स्क्रॉल करेंगे, देखेंगे किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी क्लासेस की वीडियोस अवेलेबल है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी क्लास स्टडी करनी है, जस्ट सपोज आपको क्लास 11th स्टडी करनी है, क्लास 11th पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड वीडियोज़ यहाँ आपके सामने, सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे वीडियोज़ आपके सामने यहाँ पर ओपन हो जाएंगे। सभी के नीचे वॉच नाउ का बटन है। अब आपको क्या करना है, आपको जो भी सब्जेक्ट स्टडी करना है वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे सब्जेक्ट से रिलेटेड वीडियो ट्यूटोरियल्स यहाँ आपके सामने आ जाएंगे। चैप्टर वाइज सारे वीडियोस हैं, जो भी चैप्टर आपको स्टडी करना है उस पर क्लिक करेंगे, उससे रिलेटेड सब टॉपिक्स यहाँ ओपन होंगे। सभी के आगे वॉच नाउ का बटन है, वॉच नाउ पे क्लिक किया, जो भी टॉपिक स्टडी करना है, और ये वीडियो ओपन। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट वीडियो देखना है, नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करिए। ये नहीं देखना है कोई और टॉपिक, कोई और सब्जेक्ट स्टडी करना है, यहाँ से कैंसिल कर दीजिए। सो बहुत ही इजीली आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको किंडरगार्टन टू 12th क्लास तक के सारी वीडियोस अवेलेबल कराता है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। आप इसे अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स को भी रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।